हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि बैच अनाउंस कर दिया गया है, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, उसको पूरा देखिएगा। उस बैच के बारे में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, सारी चीज़ें वहां पे बताए हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या हमारा सिस्टम है, सब कुछ वहां पे हम डिस्कस किए। अभी तक आपको वीडियो जो मिल रहा था बताने का बोलने का सब हिंदी मीडियम में था, लेकिन जो स्लाइड चलती थी वो इंग्लिश में चलती थी। लेकिन आज सब कुछ हिंदी में चलेगा। और ये मोस्टली जो हमारे यूजी के बच्चे हैं, जो यूजी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए स्टार्ट किया जाता। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज से। आपको हम डेली 10 क्वेश्चन देंगे और उसके बाद उसमें कुछ नया टॉपिक लाएंगे लेक्चर के माध्यम से, जो थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, धान की सीधी बुआई के लिए कितने किग्रा बीज की आवश्यकता होती है। देखिए सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस का पूछा जाता है कि सीड रेट क्या क्या होते हैं। कई विधि हैं, इसके अलग अलग सीड रेट होते हैं। अगर सीधी बुआई कर दे रहे हो, सीधी बुआई तो सबसे पहले पूछा जाता है कहां पे किया जाता है, तो सीधी बुआई वहीं पे किया जाता है जहां पे पानी की कमी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है। देखिए पानी की कमी है तो सीधी बुआई करके खेती करते हैं, बाकी जब पानी रहता है तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब रोपाई विधि से खेती करते हैं। ठीक है, नर्सरी डालेंगे, उसके बाद उसकी हम क्या करेंगे, रुपाई करेंगे। तो यहाँ पे सीधी बुआई की बात कर रहे हैं, मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर दे रहे हैं या बिहाइंड प्लाउ कर दे रहे हैं, हल के पीछे कर दे रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए जो सीड रेट की बात आएगी, अगर इस क्वेश्चन के बेस पे और ऑप्शन के बेस पे बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, 80 केजी होगा। क्या होगा, 80 केजी होगा। ये चीज आप समझिएगा, क्या होगा, 80 केजी। कितना होगा, 80 केजी। लेकिन अगर कहीं पे आपको मिलता है 80 to 100 केजी तो भी गलत नहीं है। क्या, 80 to 100 केजी, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन और क्या क्या सीड रेट हो सकते हैं धान के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला तो क्या होता है, हाइब्रिड राइस, संकर धान। हाइब्रिड राइस की बात करेंगे तो कितना होगा, 15 केजी पर हेक्टेयर। कितना होगा, 15 केजी पर हेक्टेयर, लिख लीजिएगा। SRI के बारे में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है SRI। बताऊंगा आपको जब राइस के बारे में, धान के बारे में मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, वहां पे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसका सीड रेट कितना होता है, 5 से 6 केजी होता है। एक होता है डेपोग मेथड। डेपोग मेथड में कितना होता है, 1.5 to 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। बात समझे कि नहीं, 1 मीटर स्क्वायर में डेपोग मेथड से कितना होता है आपका, 1.5 से 3 केजी पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस हो गया, श्री मेथड हो गया, डेपोग मेथड हो गया, और आपका क्या, सीधी बुआई अगर आप कर दे रहे हैं। तो इतने सीड रेट होते हैं किसके, आपके धान के। तो इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सस्य विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी होता है। ठीक है, एग्रोनॉमी से पहले एक टर्म आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फादर की बात आएगी। देखिए बुक में तो नहीं मिलता, लेकिन आप मान के चलिए डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं। कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं। तो सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, इसके पिता की बात करेंगे तो क्या होगा, आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, क्या होगा, पेट्रो डी क्रेसेंजी। यही है, पेट्रो डी क्रेसेंजी साहब हैं। और बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा जाता है। एग्रोनॉमी किस वर्ड से लिया गया है, आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्या लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, इतना आप समझ गए। इसके फादर कौन है, पेट्रो डी क्रेसेंजी। इनके द्वारा एक बुक का नाम लिखा गया है, उस बुक का नाम लिख लीजिएगा, ओपस रूलेरियम कामोडरम। ओपस रूलेरियम कामोडरम। ठीक है, ये बुक का नाम है, कौन लिखा था, इन्हीं के माध्यम से ये लिखी गई थी। ये दो क्वेश्चन खूब बनते हैं। सस्य विज्ञान किस शब्द से लिया गया, ग्रीक। फादर कौन है, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल
नाइट्रोजन को अमोनिकल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए जो नाइट्रोजन होते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक नाइट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं, किसमें, एक आपके नाइट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरा अमोनिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, NO3 माइनस माइनस और NH4 प्लस प्लस के माध्यम से पाए जाते हैं। तो ठीक है, जो NH4 होता है ये क्या होता है, अमोनिकल होता है। NO3 माइनस माइनस क्या होता है, नाइट्रेट होता है। तो जो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, एक नाइट्रेट फॉर्म में, एक अमोनिकल के फॉर्म में। कहने का मतलब जो नाइट्रेट फॉर्म में होता है वो माइनस के फॉर्म में होता है, ये प्लस के या तो अमोनिकल। बात समझ गए कि नहीं। बाकी जितने फर्टिलाइजर होते हैं या तो माइनस में पाए जाएंगे या तो प्लस में पाए जाएंगे, लेकिन ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में पाया जाता है। बात समझ गए कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रेट और अमोनिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे फर्टिलाइजर या तो धनात्मक के रूप में पाए जाएंगे या तो ऋणात्मक के रूप में पाए जाएंगे। इतना समझ गए होंगे। तो यहां पे देखिएगा क्या, नाइट्रेट और अमोनिकल। अमोनिकल के रूप में कहां पे मिलता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन, जहां पे जल प्लावित क्षेत्र होगा, जहां पे जल हमेशा रहेगा, पानी हमेशा रहेगा, वहां पे नाइट्रोजन प्लांट किस रूप में लेगा, अमोनिकल के रूप में। और जहां पे पानी नहीं रहता, जैसे आप गेहूं की खेती करते हो, बाजरे की खेती करते हो, मक्का की खेती करते हो, इस कंडीशन में जो प्लांट नाइट्रोजन लेता है किस रूप में लेता है, नाइट्रेट रूप में लेता है। किस रूप में, नाइट्रेट। बस आप इतना याद रखिएगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन में आप नाइट्रोजन यूज करोगे, प्लांट किस रूप में लेगा, आपके अमोनिकल के रूप में लेगा। और बाकी सारे प्लांट किस रूप में लेंगे, नाइट्रेट के रूप में लेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। देखिए नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, यूरिया सबसे सस्ता होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है। क्या, एमाइड के रूप में होता है। यह भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धान के खेत में पानी रहने से किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। देखिए नाइट्रोजन होगा नहीं, अच्छे से आप जानते हो। क्यों नहीं होगा, हम बता रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन की लीचिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये पानी में बहुत तेज से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। अब पानी क्या होगा, अगर पानी की लीचिंग हो रही है, ऊपर से नीचे पानी जा रहा है, ठीक है, तो लीचिंग क्या होती है, रूट जोन से जब पानी नीचे चला जाता है तो क्या होती है, लीचिंग होती है। अब पानी जाएगा, अब उसी में नाइट्रोजन बहुत तेज से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, मिल जाता है, तो भी पानी के साथ लीचिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो सही है नहीं। ठीक है, और फास्फोरस भी सही नहीं, ऐसा ही नहीं है। और जिंक भी, जिंक तो माइक्रो हो जाती। कहने का मतलब जो आपका फास्फोरस होता है, इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बौना गेहूं का पितामह किसे कहा जाता है, ड्वार्फ वैरायटी। देखिए इंडिया की बात करोगे तो क्या होगा, स्वामीनाथन। क्या होगा, स्वामीनाथन होगा। लेकिन अगर विश्व की बात, यहां पे देखिए ना इंडिया की बात कर रहा है ना विश्व की बात कर रहा, बस पूछ रहा है क्या, बौना गेहूं का पितामह कौन है। ठीक है, अगर इंडिया लगा देगा तो MS स्वामीनाथन होगा। लेकिन यहां पे दोनों ऑप्शन में नॉर्मल इबोरलाक साहब भी हैं, स्वामीनाथन भी हैं। तो कहने का मतलब यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या सही होगा, नॉर्मल इबोरलाक साहब हैं, बौना गेहूं के पिता, ड्वार्फ वैरायटी के पिता। तो पूछा जाता है कि ड्वार्फ वैरायटी क्यों हुई थी, वहां पे कौन सा जीन यूज किया गया था, नोरिन। कौन सी, नोरिन जीन, नोरिन 10। देखिए नोरिन जीन यूज किया गया था। देखिए नोरिन 10 एक वैरायटी थी, इसका यूज जीन के रूप में किया जाने लगा। क्यों, क्योंकि उसकी कहानी मैं बताऊंगा लेक्चर में। क्योंकि ये जापान में देखा गया था। जापान में क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे पौधे होने लगे, बाद में पता चला कि ये नोरिन एक वैरायटी है। नोरिन वैरायटी वो बहुत छोटा छोटा होता था उसके प्लांट, तो उसका यूज करने लगे किसमें, हम जीन के रूप में। इसी वजह से नोरिन 10 जीन नाम रख दिया गया। कहां पे देखा गया था, जापान में देखा गया था। जापान से धीरे धीरे युद्ध हुआ था, धीरे धीरे आके मैक्सिको में किसको लाके मिला, नॉर्मल इबोरलाक साहब को मिला। ठीक, उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, बाद में भारत में आया। भारत में कौन लाया, स्वामीनाथन साहब ने लाया। तो धीरे धीरे इसका क्रॉस हुआ। लेकिन ये तो पहले की बात। आज के डेट में अगर बात आएगी कि आज के डेट में बौना गेहूं किस जीन के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो किसके, RH फर्स्ट और RH सेकेंड। RH फर्स्ट, RH सेकेंड लिख लीजिएगा, RH फर्स्ट और सेकेंड। आज के डेट में ये जीन यूज किया जा रहा है बौना गेहूं बनाने के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
बात करेंगे कि बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। देखिए सिंचाई की बात आएगी तो आप जानते होंगे ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, बौना हो कुछ भी हो गेहूं पूछ ले, बस एक ही चीज याद रखिएगा, क्या पहली सिंचाई कब करते हैं 21 दिन, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाता है 20 to 25 डेज, डेज, ठीक है, डेज आफ्टर सोइंग ऐसे लिखा जाता है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अगर रेशियो में मिलेगा तो 20-25 पे सही करना, अगर भाई अलग अलग मिलेगा तो किस पे सही करोगे, 21 दिन पे करोगे, ठीक है। 21 दिन पे सिंचाई की वो कौन सी अवस्था होती है, CRI, क्राउन रूट इनिटिएशन, ताजमूल जड़ बनते समय, क्या ताजमूल जड़ बनते समय, इसी अवस्था पे हम सिंचाई करते हैं पहले, इसी को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। गेहूं की कितनी सिंचाई की अवस्था होती है, 6 का नाम लिख लीजिएगा, CRI, LT, LJ, FMD, ठीक है। CRI मतलब मैंने आपको बता दिया क्राउन रूट इनिटिएशन, ताजमूल जड़ बनते समय। LT लेट टिलरिंग मतलब कल्ले निकलने की अंतिम अवस्था। LJ लेट ज्वाइंटिंग मतलब गांठ बनने की अंतिम अवस्था। F मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब पुष्पावस्था बनने की अवस्था पे। M मतलब मिल्किंग मतलब दुग्धावस्था पर। D मतलब डॉफ स्टेज मतलब परिपक्वता के समय। ये 6 सिंचाई की अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था क्या होती है, CRI, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं 20 to 25 डेज पे CRI। टिलरिंग की अवस्था कब आती है, 40 से 45, और अंतिम गांठ की अवस्था कब आती है, 60 से 65, और मिल्किंग की फ्लावरिंग की अवस्था कब आती है, 80 से 85। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो पूछा जाता है कि पहली सिंचाई कब करते हैं, CRI स्टेज पे, ठीक है, वही उसकी क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है। बाकी क्रांतिक अवस्था क्यों इसी को माना जाता और किसी स्टेज को नहीं माना जाता, जब मैं लेक्चर गेहूं के लेकर आऊंगा वहां पे अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं का सबसे प्रमुख खरपतवार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप जानते हो फिलेरिस माइनर। क्या है फिलेरिस माइनर, फिलेरिस माइनर को क्या कहा जाता है, गुल्ली डंडा कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है गेहूं का मामा कहा जाता। कहां से आया था, मैक्सिको से आया था, ठीक है। इसका टेस्ट वेट कितना होता, परीक्षण भार 2 ग्राम, परीक्षण भार क्या होता है, 1000 सीड का वजन होता है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। और बाकी ये सब क्या है, खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नेम लिख लीजिएगा, दूब घास का साइनोडॉन डेक्टिलॉन, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। बथुआ का क्या है, चिनोपोडियम एल्बम। और कृष्ण नील का क्या है, एनागैलिस अर्वेंसिस, एनागैलिस अर्वेंसिस, ठीक है। बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, आपके खरपतवार हैं, ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिलेरिस माइनर किस सीजन का खरपतवार है, तो रबी सीजन का। बथुआ किस सीजन का खरपतवार है, रबी सीजन का। बथुआ में विटामिन ए खूब पाया जाता है, पूछा जाता है किस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो आप क्या कहते हो, बथुआ में पाया जाता है, बथुआ की लीफ में पाया जाता है, ठीक है। और ये बथुआ कैसा खरपतवार है, C4 खरपतवार है, क्या C4। तो साइनोडॉन डेक्टिलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूब घास रेक कर चलने वाली होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है बहुवर्षीय होते हैं, ये सब क्या होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं, ठीक है। ये इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में गन्ने की बीज दर कितनी रखते हैं। देखिए यहां पे क्विंटल की बात है, क्या क्विंटल की बात है, जो गन्ने का बीज दर होता है। देखिए बीज दर की जगह ये थोड़ा गलत माना जाता है, सेट रेट होता है। क्या सेट, सेट मतलब जानते हो ना, उसका टुकड़ा लगाया जाता है, बीज तो बोया नहीं जाता। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है गन्ने के बीज को क्या कहते हैं, फ्लफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लफ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बात करेंगे सेट रेट की, तो यहां पे किसमें दिया है, क्विंटल में, लेकिन वहां पे हम टुकड़ा लगाते हैं कि नहीं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, क्योंकि टुकड़े जो यूज करते हो, देखिए उसमें नोड बने होते हैं, ठीक है। तो कितना सेट वाला यूज करते हैं, ठीक है, या कितने आई वाला यूज करते हैं, तो कहीं कहीं 3 आई, कहीं कहीं 2 आई, कहीं कहीं सिंगल आई, ठीक है। 2 आंख वाला, 1 आंख वाला, 3 आंख वाला, ये तीनों चीजें होती हैं। तो यहां जो मोस्टली लेकिन आप बुआई करते हो वो 3 आई वाला करते हो, 3 आई वाला, ठीक है। तो ये 3 आई की लंबाई कितनी होती है, लगभग
45 सेंटीमीटर होते हैं। कहने का मतलब एक सेट की लंबाई कितनी होती है, 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये 3 आई वाला लगभग कितना क्विंटल गन्ना आप यूज करते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितना क्विंटल आप यूज करते हो, तो ये सब चीजें क्वेश्चन बनता है। तो आपका क्या होगा, आपका 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और अगर टुकड़े की बात करेंगे तो टुकड़े की बात करोगे, देखिए यहां पे कुछ गलती है इसमें। ठीक है, यहां पे जो क्विंटल की बात करेंगे, टुकड़े की भी बात कर सकते हो, तो आप लिख लीजिएगा 35 से 40 हजार टुकड़ा 1 हेक्टेयर में यूज करते हैं। कितना, 35 से 40 हजार टुकड़ा 1 हेक्टेयर में यूज करते हैं गन्ने में। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बुवाई के लिए आलू की बीज का उपयुक्त आकार होना चाहिए या व्यास होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आलू कैसे सोइंग करते हो उसकी, भाई उसके ट्यूबर को लगाते हो, तो इसमें पूछा जाता है सेक्सुअल होगा कि एसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो आलू में क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल किसमें होता है, देखिए सेक्सुअल मतलब जानते हो ना, गुणित अगुणित, तो इसमें क्या होता है, गुणित होता है। किसमें, अभी बता रहे हैं। और अगुणित किसमें होता है, तो सेक्सुअल मतलब गुणित और एसेक्सुअल मतलब अगुणित। तो आलू में सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है, गुणित होता है कि अगुणित होता है। देखना, अगर किसी चीज की खेती उसके सीड से कर रहे हो तो ठीक है, या नेक्स्ट जनरेशन जो तैयार कर रहे हो उसके सीड से कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, सेक्सुअल होगा। ठीक है, अगर प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से, वानस्पतिक भाग से खेती कर रहे हो तो क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। आलू में खेती किससे करते हो, उसके ट्यूबर से। ट्यूबर किसका मॉडिफाई है, किसका रूपांतरित है, तना का है कि नहीं। तो तना क्या है, उसका वेजिटेटिव या वानस्पतिक भाग है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर सीड से खेती करोगे तो एसेक्सुअल गुणित होगा, अगर भाई उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हो तो क्या होगा, वो अगुणित होगा या एसेक्सुअल होगा। तो कहने का मतलब गन्ना हुआ, आलू हुआ, इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो यहां पे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास कितना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, तो ये सबसे परफेक्ट आंसर यही है। लेकिन अब यहां पे 2.5 से 3.5 तो है नहीं, तो हम किस पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे। आप समझ गए होंगे, इतनी सारी चीजें क्वेश्चन बनता है। चलिए, मूंगफली में कितना प्रतिशत दाना पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। 1 मिनट, इसको क्या कहते हैं, सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, सेलिंग परसेंटेज क्या होता है, उसके फली और उसके दाने के अनुपात को कहते हैं। तो यहां पे सेलिंग परसेंटेज कितना होगा, लगभग 75% होता है। ठीक है, बाकी इसके 2 वैरायटी होते हैं, एक स्प्रेड नेचर की होती हैं, एक क्या होती है, बंच नेचर की होती है। तो दोनों का सेलिंग परसेंटेज अलग अलग होता है, वो जब हम लेक्चर लेके आएंगे वहां पे सारी चीजें बताएंगे। बस यहां पे आपको एक याद रखना है कि मूंगफली का सेलिंग परसेंटेज ना बंच ना स्प्रेड, ना फैलने वाली ना बंच वाली या डॉर्फ वाली। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं 10 क्वेश्चन करवा दिया, अब मैं आपके सामने गेहूं लेके आया हूं। क्या, गेहूं। तो देखते हैं गेहूं के बारे में, अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो पक्का है, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आ सकते हैं। इस वजह से इसको मन लगा के पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गेहूं के बारे में। ठीक है, गेहूं के बारे में बात करेंगे तो देखिए 2 टर्म आपको मिलता है, एक बोटेनिकल नेम मिलता है, एक कॉमन नेम मिलता है। ठीक है, कॉमन नेम बोटेनिकल नेम में डिफरेंट क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लो। कॉमन नेम जो होता है वो लोकलिटी मेंटेन करता है, बोटेनिकल नेम जो क्या करता है वो इंटरनेशनल पहचान बनाता है। देखिए, कोई फादर को क्या कहता, कोई पापा कहता, कोई डैड कहता, कोई बाबूजी कहता, कोई कुछ कहता है कि नहीं। लेकिन अब हम बाबूजी कह रहे हैं,
अगर जो पापा कह रहा होगा वो क्या समझेगा कि ये अपने दादाजी को बुला रहे हैं, मतलब अपने ग्रैंडफादर को बुला रहे हैं। ठीक है, किसको बुला रहे हैं? ग्रैंडफादर को, क्योंकि पापा कहने वाला अपने ग्रैंडफादर को क्या कहता है? बाबू कहता है। नॉर्मली यही चलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल क्या कह दें कि हमारे फादर जी आए हैं, तो सारे लोग समझ जाएंगे, चाहे बाबूजी वाले, चाहे पापा जी वाले, चाहे डैड वाले, कि कौन आया है इनका भाई, पापा, डैड या बाबू। जो जो कहते होंगे वो लोग वो चीजें वो समझ जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो कॉमन नेम यही है, लोकलिटी मेंटेन करता है। हमारे यहां कुछ और कहा जाएगा, आपके यहां कुछ और कहा जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे देश में कुछ और कहा जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब हम जाके अमेरिका में हो सकता गेहूं बोल दें, गेहूं हमें वो ना दें, क्यों? उनके यहां लोकल में कुछ और कहते होंगे। लेकिन अगर अमेरिका में जाके हम बोल देते हैं कि हमें टिटकम एस्टिबम दे दीजिए, वहां का पढ़ा लिखा इंसान तुरंत समझ जाएगा, नहीं ये किसका डिमांड कर रहा? वीट का डिमांड कर रहा। समझ गए कि नहीं? तो वीट बोटेनिकल नेम क्या करता है? इंटरनेशनल पहचान बनाता है। कॉमन नेम एक लोकलिटी मेंटेन करता है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? किंग ऑफ सीरियल क्रॉप, कि खाद्यान्नों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि बगैर रोटी का सारी चीजें नहीं चलने वाली। रोटी जरूर आदमी खाता है, हर घर में बनती है, डेली बनती। सब्जी डेली नहीं बनेगा, लेकिन रोटी डेली बनेगी। क्यों? क्योंकि बगैर रोटी मेन आहार है हमारा, है कि नहीं? हर घर में। और ये भी कह सकते हो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। भाई अगर किसी सीरियल की बात आएगी, सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? इसी की होती है। तो राजा इसको बोला जाता है। तो किंग ऑफ सीरियल किसको कहेंगे? आपके गेहूं के कहेंगे। बोटेनिकल नेम टिटकम एस्टिबम, टिटकम स्पीसीज लिखा है। स्पीसीज लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसके और कई स्पीसीज होंगे, एक एक करके अभी देखेंगे। फैमिली की बात करेंगे, पोएसी होता है। इससे पुराना क्या कहा जाता था? ग्रेमनी। इससे भी पुराना क्या बोला जाता? ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली, ग्रेमनी, पोएसी, ये तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, आज के डेट में क्या चल रहा है? पोएसी चल रहा है। गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, कितना होता है? आपके 42 होता है। हेक्साप्लॉइड होते हैं। हेक्साप्लॉइड क्या होता है अभी मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन में। हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, तीनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए गेहूं का वर्गीकरण, इसके बारे में देख लेते हैं। गेहूं का जो वर्गीकरण किया गया था, किस बेस पे किया गया था? लिख लीजिएगा, जीनोम के बेस पे किया गया था। क्या? जीनोम के बेस पे किया गया है। एक मिनट, किस बेस पे किया गया है? जीनोम के बेस पे। लिख लीजिएगा, जीनोम के बेस पे किया गया था। ठीक है, जीनोम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जीनोम होते हैं? देखिएगा जरा। देखिए, जीनोम मान लीजिए ये हो गया, जीनोम बी हो गया, जीनोम डी हो गया। ये 3 टाइप के जीनोम होते हैं। ठीक है, और ये जीनोम अलग अलग स्पीसीज से लिए गए हैं। समझ गए कि नहीं? अलग अलग स्पीसीज से लिए गए हैं। ठीक है, और जो ये जीनोम होते हैं पेयर में होते हैं। अगर जीनोम ए यूज करोगे, इसके साथ एक ए और आएगा। ठीक है, अगर जीनोम बी यूज करोगे तो इसके साथ एक बी और आएगा। कहने का मतलब है पेयर में होते हैं। और जीनोम जी यूज करोगे तो इसके साथ एक डी और आएगा। ठीक है, ये तीनों जीनोम अलग अलग स्पीसीज में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम कहीं पे 2 जीनोम यूज कर लिए, जीनोम ए, जीनोम बी। ठीक है, ये दोनों जीनोम अलग अलग स्पीसीज से लिए जाएंगे। ये नहीं कि एक ही स्पीसीज से ले लेंगे तो मैटर नहीं बनेगा। तो अलग अलग स्पीसीज में लेंगे। मान लीजिए एक जीनोम ले लिए ए, तो इसके साथ एक ए और आएगा। एक जीनोम ले लिए बी, उसके साथ एक बी और आएगा। तो 2 कितने हो गए? 4। तो 4 मतलब टेट्रा। अगर जहां पे तीनों जीनोम यूज हुआ होगा, जीनोम ए, जीनोम बी और जीनोम डी, तो डी के साथ डी, बी के साथ बी, ए के साथ ए, तो 2 2 4 2 6। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हेक्साप्लॉइड मतलब क्या होता? 6x होता ही नहीं। तो यहां पे तीनों जीनोम यूज किया गया था, तो हेक्साप्लॉइड। यहां पे 2 जीनोम यूज किया गया, तो क्या? टेट्राप्लॉइड। और जहां पे बस एक जीनोम यूज किया गया, तो एक मतलब क्या हो गया? 1 1 2, 2 मतलब क्या हो गया? डिप्लॉइड। तो यही इसके क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। किसके? गेहूं के। तो मोस्टली कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। डिप्लॉइड होते हैं, टेट्राप्लॉइड होते हैं और हेक्साप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका द्विगुणित होगा या टेट्राप्लॉइड होगा, तो टेट्राप्लॉइड का 2n क्या हो जाएगा? 14। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था क्या कि हेक्साप्लॉइड मतलब क्या हुआ? 6x बराबर 42। तो x बराबर कितना हो गया? 7। ठीक है, अब जहां पे जीनोम एक यूज किया गया तो डिप्लॉइड होगा, तो कितना हो गया?
2x बराबर कितना होगा, x बराबर यहां कितना है 7, तो 2 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 14। तो जो इसकी डुप्लाइड स्पीशीज होंगी उसका 2n क्या होगा 14 होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता, गेहूं का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसका 7 है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, गेहूं का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 7, गेहूं का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 42। एक चीज और पूछा जाता है, गेहूं का हेप्लाइड क्रोमोसोम नंबर या अगुणित क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। देखिए हेप्लाइड क्या होता है, किसी चीज का आधा, मान लीजिए गेहूं का 2n कितना 42, ये क्या हो गया द्विगुणित क्रोमोसोम नंबर हो गया। ठीक है, हेप्लाइड की बात करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 21। तो किसी चीज, कोई भी चीज अगर उसकी हेप्लाइड क्रोमोसोम नंबर की बात होगी तो उसके कुल क्रोमोसोम नंबर का आधा होगा। तो गेहूं का पूरा क्रोमोसोम नंबर कितना 42 का आधा कितना हुआ 21 क्या होगा उसका हेप्लाइड क्रोमोसोम नंबर, मतलब अगुणित क्रोमोसोम नंबर। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि डुप्लाइड स्पीशीज गेहूं की कौन कौन सी, तो आप क्या कहोगे टिटकम मोनोकोकम या टिटकम बायोटिकम। ठीक है, टेट्रापोलाइड मतलब 4x जो है वो 2 स्पीशीज है, टिटकम डाइकोकम और टिटकम ड्यूरम। टिटकम डाइकोकम को इमरवीड कहते हैं और टिटकम ड्यूरम को माइक्रोनीवीड कहते हैं। बहुत पूछा जाता है माइक्रोनीवीड किसको कहेंगे, या जो सूजी बनाया जाता है, सूजी जिसका हलवा खाते हो वो किस वीड से बनाया जाता है, टिटकम ड्यूरम से ही बनाया जाता है। बहुत पूछा जाता है। और टिटकम ड्यूरम की खेती करते कहां हैं, रेन फेड एरियाज में करते हैं। रेन फेड एरियाज मतलब समझते हो, जहां पे वर्षाधारित खेती होती, जहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे इसकी खेती करते हैं। समझ गए बात। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रेन फेड एरियाज में कौन सी गेहूं की खेती करते हैं, तो आप क्या कहोगे टिटकम ड्यूरम। और रेन फेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहां पे वर्षाधारित खेती हो, मतलब सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। खष्टगुणित क्या होता है मैंने आपको बता दिया। टिटकम एस्टिवम को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वीट बोलते हैं, और इसको ब्रेड वीट भी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डॉर्फ वीट, क्या मैक्सिकन डॉर्फ वीट इसको बोलते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो गेहूं मिला था उसका क्या नाम था, टिटकम कंपैक्टम और टिटकम स्पोरोकोकम। स्पोरोकोकम को ना जैसे यहां मैक्सिकन डॉर्फ वीट बोली जा रही है, ऐसे इंडियन डॉर्फ वीट, भारत का बौनी गेहूं कौन सा है, टिटकम स्पोरोकोकम। बहुत पूछा जाता है, ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको याद कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया आपके लेवल का। ठीक है, जब यही मैं बड़े लेवल पे बताऊंगा तो वहां पे बहुत सारी चीजें अभी आपको मैं हेक्सापोलाइड में 2-3 स्पीशीज और बताता। ठीक है, क्योंकि वहां पे और पढ़ाते हैं। पोलार्ड वीट किसको कहते हैं, इंग्लिश वीट किसको कहते हैं, सब कुछ बताएंगे। इनकॉर्न वीट किसको कहेंगे, लेकिन आपके लेवल की चीजें नहीं है। ठीक है, जब आप एमएससी की तैयारी करोगे या जो कर रहा है या बैंक की तैयारी कर रहा है, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वहां पर सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। ठीक है, उत्पत्ति की बात करेंगे। इसका उत्पत्ति क्या माना जाता है, डी कैंडोल एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से क्या बोला जाता है, दजला फरात की घाटी। क्या बोला जाता है, दजला फरात की घाटी। ठीक है, और बेबीलोन के हिसाब से अबिसीनिया। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना जाता है। क्या, दक्षिणी पश्चिमी एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसी देश की बात करेंगे तो तुर्की हो जाएगा। क्या, तुर्की, ये भी आप लिख लीजिएगा। किसी देश की बात करेंगे तुर्की, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। बाकी डी कैंडोल के हिसाब से दजला फरात की घाटी, और बाकी बेबीलोन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अबिसीनिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाकी जो खेती भारत में होती, मान लीजिए भारत में खेती होती कितना 100%। ठीक है, कितना होती 100%। तो 100% में 87%, 87% किसकी खेती होती है, टिटकम एस्टिवम की होती है। टिटकम ड्यूरम की कितनी होती है 12%, और टिटकम डाइकोकम की कितनी होती है 1%। ये चीजें आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा भारत में खेती किसकी होती है, टिटकम एस्टिवम। क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो इसमें ग्लूटीन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती नहीं, और गूंथने की रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छा गुड़ इसी का है। ठीक है, बाकी
टिटकम ड्यूरम आप जानते ही हो, इसकी खेती वहीं कर सकते हो जहां पे पानी की कमी होती है, जहां पे पानी या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पे टिटकम ड्यूरम की खेती करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल विवरण के बारे में बात कर लो। विश्व में प्रमुख उत्पादक देश कौन है? चीन हो गया, भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का प्रथम स्थान है, उत्पादन की दृष्टि चीन का प्रथम स्थान है। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे, उत्पादन सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और एक मिनट, उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्पादकता की बात करेंगे तो उत्पादकता कहां पे है? पंजाब में है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में खेती नहीं होती है? नागालैंड और केरल में नहीं होती। नागालैंड और केरल में गेहूं की खेती नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको ये चीजें समझना है, यहां पे क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। वनस्पति विवरण बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहां पे क्या लिखा है? जड़ के बारे में। ठीक है, जो जड़ पाई जाती है इसमें वो दो प्रकार की पाई जाती है। पहला कौन सी? प्राथमिक जड़ें। दूसरा क्या? द्वितीयक जड़ें। प्राइमरी रूट को क्या कहते हैं? या प्राइमरी रूट कह सकते हो या सेमिनल रूट कह सकते हो। क्या? सेमिनल रूट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेमिनल रूट बोला जाता है। और द्वितीयक जड़ को क्या कहते हैं? क्राउन रूट बोलते हैं। ठीक है, क्राउन रूट। ये पूछा जाता है कि जो जड़ होती है इसमें कौन सी परमानेंट रूट होती है, तो परमानेंट रूट कौन सी होगी? प्राइमरी होगी कि द्वितीयक होगी? द्वितीयक होगी। कहने का मतलब जो गेहूं की क्राउन रूट होती है उसी को परमानेंट रूट कहते हैं। देखिए, प्राथमिक जड़ें कुछ दिन बाद मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में सड़ जाती हैं। क्यों सड़ जाते हैं हम बता रहे हैं। देखिए, हम सीड क्या करते हैं? सीड की सोइंग करते हैं। कितने सेंटीमीटर गहरी? लगभग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं? इसकी सोइंग कर दिए। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या करता है? पुलांकुर का डेवलपमेंट करता है कि नहीं? पुलांकुर पाया जाता है। और नीचे क्या पाया जाता है? रेडिकल पाया जाता है। रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रूट। पुलांकुर से क्या डेवलप होता है? प्लूमूल से क्या डेवलप होता है? आपका स्टेम। ए पार्ट ऊपर चला गया, ए पार्ट नीचे आ गया। तो जो ये निकलता है, ठीक है, निकलता है, तो रेडिकल से कौन सी जड़ें निकलती हैं? प्राइमरी जड़ें निकलती हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो रेडिकल से प्राइमरी जड़ें निकलने के बाद ये जो इसका पुलांकुर पार्ट है, प्लूमूल है, वो क्या किया? स्टेम को बना दिया। स्टेम कहां जाएगा? जमीन के ऊपर। जड़ कहां जाएगी? जमीन के अंदर। अब बीच में क्या है? वो सीड है। तो एक समय ऐसा आएगा यहां से नया स्टेम निकलना स्टार्ट होती है। जो नया स्टेम निकलता है उसके नीचे एक नोड बनता है। उस नोड को क्या कहते हैं? क्राउन नोड कहते हैं। और यहां पे रूट निकल गई। तो लगभग 20 से 21 दिन में, 20 दिन जाते जाते एक काम करना बंद कर देती। कौन? प्राइमरी रूट। उस सॉइल में मिल जाती हैं। तो ये जो स्टेम का सबसे लोअर नोड होता है जिसको क्राउन नोड बोलते हैं, मतलब नोड मतलब गांठ, जो सबसे निचली गांठ होती है उसको क्राउन नोड बोलते हैं। इसी क्राउन नोड से रूट का डेवलपमेंट होता है। उस रूट को क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें कहते हैं या क्राउन रूट कहते हैं। और इसी को परमानेंट रूट कहते हैं। देखिए, क्राउन रूट निकलने में लगभग 20 दिन 22 दिन लग जाता है। और उस टाइम तक सॉइल में पानी की कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। कोई चीज अगर निकल रहा है तो उसको पानी और न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में चाहिए। तो वही चीज देने के लिए हम क्या करते हैं? पहली सिंचाई क्राउन रूट इनिटिएशन, मतलब ताज मूल जड़ बनने के समय पर कर देते हैं। उसी समय फर्टिलाइजर डालते हैं कि नहीं? इसी वजह से उसकी क्रांतिक अवस्था होती है। देखिए, क्रांतिक अवस्था में क्या अंतर होता है नॉर्मल और क्रांतिक अवस्था में? जैसे एक हम हो गए, एक छोटा सा बच्चा हो गया 2 साल का, उसको भी प्यास लगी, हमें भी प्यास लगी। ठीक है, उसको पानी नहीं मिलेगा, ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर हमें नहीं मिलेगा हम झेल लेंगे, क्योंकि अब हमारी शरीर क्या उस कंडीशन को झेल सकते, लेकिन एक बच्चा नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है। यही होता है मतलब क्रांतिक अवस्था और अवस्था में इस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। तो परमानेंट रूट किसको कहते हैं? आप समझ गए होंगे, द्वितीयक जड़ों के। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके तने की। क्या? तने की बात करेंगे। देखिए, तने का मैंने बता दिया। तने का डेवलपमेंट कौन करता है? प्लूमूल। कौन करता है? प्लूमूल। लिख लीजिएगा,
प्लूमूल करता है मतलब पुलांकुर करता है, और मूलांकुर क्या करता है, रूट का डेवलपमेंट करता है। तो यहां पे ऐसे स्टेम बनती है। स्टेम का निर्माण कैसे होता है, नोड और इंटरनोड से। एक गांठ हो गई, दो गांठ हो गई, तीन गांठ, ये नोड हो गया मतलब गांठ। इसके बीच दो नोड के, दो गांठ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो यही इंटरनोड और नोड मिलकर क्या बनाता है, स्टेम का निर्माण करता है। एक पौधे में कितने गांठें होनी चाहिए, कितने नोड होना चाहिए, 5 से 7 गांठें होनी चाहिए। सबसे निचली नोड को क्या कहते हैं, क्राउन नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन नोड या बेसल नोड भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा पत्ती के बारे में। ठीक है, देखिए पत्ती आप देखे होंगे। ठीक है, पत्ती में भी वैसे 4 पार्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगा, ये भी नहीं बताना चाहिए। देखिए पत्ती जो होती है, ये आपका गेहूं हो गया, गेहूं का पौधा हो, स्टेम हो गया। इसके नोड पे देखिए ऐसे लीफ निकले होते हैं कि नहीं। देखिए ये लीफ क्या होता है, एरियल पार्ट में मतलब हवा में देखिए ऐसे झूलता रहता है कि नहीं। और एक पार्ट ऐसा होता है जो स्टेम से एकदम अटैच होता है, मतलब ऐसे अटैच होगा फिर जाके ऐसे बाहर लटक जाएगा। जो ये अटैच हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, सीथ कहते हैं। और जो हवा में लटकता है उसको क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। समझ गए होंगे। आप गन्ना छिलते होंगे, ठीक है, जो गन्ने के स्टेम से चिपका होता है उसको सीथ बोलते हैं, और जो हवा में लहरता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। सीथ और ब्लेड से पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी पत्तियां कैसे होती हैं, समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है, आप अच्छे से जानते हो, सिंपल पत्ती पाई जाती। पुष्पक्रम क्या होता है इसके बारे में चलो चर्चा कर लेते हैं। देखिए किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन क्या कहलाता है, पुष्पक्रम। किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन, जो पुष्प वाली अवस्था होती है, जो पुष्प वाला क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। समझ गए। इसके इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं, ईयर कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ईयर और हेड। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। इसके फल को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। जितने भी याद रखिएगा, जितने भी क्या नाम आपके सीरियल होते हैं, सबके फल क्या होते हैं, कैरियोप्सिस होते हैं। ठीक है, और इसके दाना को क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। कहोगे सर जी इसके दाना तो फल ही कहते हैं, नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। देखिए एक बाल में 20 सीड होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो बाल हुई वो पूरा वो फल का समूह है। फल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। सीड सिंगल होगा, फल क्या होगा, उसके समूह में होंगे। बात समझ गए कि नहीं। तो सीड को क्या कहेंगे, उस कर्नल कहेंगे, और उसके फल को क्या कहेंगे, आपको कैरियोप्सिस कहेंगे। जैसे आप एक कोई फल खाते हो, उसमें देखिए कहते हो ना ये फल है, और उसके एक एक सीड को जब निकालते हो तो क्या कहते हो, ये सीड है। तो ऐसे गेहूं के एक एक सीड की बात आएगी तो कर्नल, उसके पूरे समूह की बात आएगी तो फल। परीक्षण भार की बात आएगी तो 40 ग्राम होता। अभी मैंने बताया था 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है, परीक्षण भार, टेस्ट वेट कहलाता है। दाना में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ई पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पिसाई कर देते हैं, इसका आटा बना देते हैं, तो ये विटामिन क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए जो ये इन्फ्लोरोसेंस होता है, ये क्वेश्चन बनता है। इन्फ्लोरोसेंस जो होता है, यहां से क्वेश्चन खूब बनेगा। क्या होता, कैसे होता, हम आपको अब बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इन्फ्लोरोसेंस आप देख रहे होंगे। आप कभी जब गेहूं की बाली जब मैच्योर हो जाए, एकदम पीली हो जाए, उसको ऐसे रगड़ दो। कैसे, ऐसे रगड़ोगे तो क्या देखते हो, दाना और उसके जो छिलके होते हैं अलग हो जाते हैं। आपको एक ऐसी संरचना दिखाई दे जाती है कि नहीं। कैसी संरचना, ऐसी संरचना आपको दिखाई दे जाती है। इसी संरचना पे इसके दाने क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं। इस लाइन को क्या कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं, और रैचिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे, रैचिस जिगजैग लाइन। तो कहने का मतलब है टेढ़ी लाइन जो ऐसी होती है, इसको रैचिस या जिगजैग लाइन कहते हैं। इसी जिगजैग लाइन पर उसके इन्फ्लोरोसेंस सेट होते हैं, उसके फूल सेट होते हैं। आप देखते होंगे उसी इन्फ्लोरोसेंस में पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होके
क्या बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, सीड बनाएंगे। समझ गए होंगे। चलिए अब इसके ऊपर जो सेट होता है, कैसे सेट होता है, ऐसे ऐसे एक सीड सेट होता है, इसके ऊपर देखिए एक कवरिंग होती है, पतला सा छिलका होता है, दो छिलके होते हैं, एक अंदर से होते हैं, एक बाहर से होते हैं, ठीक है। और इसी छिलके के ऊपर ऐसे जब छिलका होता है, मान लीजिए सीड है, इसके ऊपर एक छिलका है, इसी छिलके से देखिए एक टूड़ा ऑन निकलता है, जो कि कपड़े उपड़े में लग जाता है तो बड़ा चुभता है, थोड़ा टाइट होता, नुकीला होता, सुई जैसे होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। तो पूछा जाता है जो गेहूं का कर्नल होता है, सीड होता है, वो किससे कवर्ड होता है, तो किससे होता है, लीमा और पेलिया से। क्या, लीमा और पेलिया से, लिख लीजिएगा, पेलिया। देखिए लीमा पेलिया दो होते हैं, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। देखिए लीमा, लीमा किसका नाम लग रहा है, लड़की का नाम। तो घर में कौन रहता है, एक लड़की, मतलब लेडीज घर में रहती हैं, बॉयज क्या करते हैं, आदमी लोग क्या बाहर रहते हैं। तो लीमा को घर के अंदर कर दो, मतलब लीमा अंदर है और पेलिया क्या है, बाहर है। बात समझ गए कि नहीं। और ये जो ऑन होता है किससे अटैच होता है, लीमा से होता है कि पेलिया से होता है। देखिए ऑन को क्या कर लो, बच्चा कर लो। क्या, बच्चा। तो बच्चा सबसे ज्यादा किससे अटैच होता है, अपने मम्मी से कि अपने पापा से, मम्मी से होता है। तो कहने का मतलब यहां मम्मी हम किसको बनाए थे, लीमा को बनाए थे। तो लीमा किससे अटैच होगा, ऑन से अटैच होगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ फास्ट हम चल रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, गेहूं बहुत बड़ी क्रॉप है, कम से कम 2 ढाई 3 घंटा चाहिए, तो कम समय में हम दे रहे हैं। बाकी ऑफलाइन में आओगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर करूंगा। चलिए इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए प्रस्तावना की बात करेंगे। विश्व में अनाज वाली फसलों में गेहूं एक ही बहुत महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, महत्वपूर्ण रबी सीजन की फसल है। तो आप इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या, जो यहां पे लिखा है ये बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ग्लूटीन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन का काम देखिएगा, ग्लूटीन प्रोटीन का काम क्या होता है, जैसे आप गेहूं का आटा जब गूंथते हो पानी डाल के, बहुत बढ़िया लोई बन जाती है, बढ़िया से गुथाई, उसकी गुथाई हो जाती है। लेकिन और किसी चीज का आटा अगर आप गूंथोगे तो नहीं गुथता। मक्के की आटा गूंथो तो उसमें अलग से गेहूं का आटा मिलाना पड़ता है, क्यों, नहीं तो भैया इकट्ठा होगा ही नहीं। तो जो गूंथने की क्वालिटी आती है या रोटी अच्छी बनती है, रोटी किसकी, आपकी गेहूं की रोटी सबसे अच्छी बनती है। और किसी चीज की रोटी बनाओगे गोली नहीं होगी, किनारे किनारे फटने लगेंगे, अच्छे से नहीं बनेगी, अच्छे से वो फूलेगी नहीं। तो ये सब जो क्वालिटी आती है गेहूं की रोटी में, किसकी वजह से आती है, इसी ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से आती है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि आटा में गूंथने की क्वालिटी किसकी वजह से आती है, गुणवत्ता जो आती है किसकी वजह से, ग्लूटीन की वजह से। तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पे एक चीजें और आपको बता दें, इसी में यहां पे यार जैसे अभी 1-2 पॉइंट और लिख लो आप लोग, पूछा जाता है। जैसे जनरल चीजें हैं, गेहूं है, लॉन्ग डे प्लांट, कहोगे लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, चलिए लिख लीजिएगा। देखिए लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये होता है जिसको प्रकाश अधिक चाहिए, ठीक है, प्रकाश अधिक चाहिए, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डे क्रॉप। एक होता लॉन्ग डे, एक होता शॉर्ट डे, एक होता डे न्यूट्रल। गेहूं आपका क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। क्या है, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम आप ऐसे याद रखिएगा, वैसे तो इसका जो क्रांतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, फ्लावरिंग अवस्था। लेकिन आपको क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन निकालने के लिए बस अपने दिमाग में एक चीज सेट रखो, क्या, कि मैच्योरिटी के टाइम जिसको अधिक तापमान की जरूरत होती है वो क्या होता है, लॉन्ग डे। मैच्योरिटी के टाइम जिसको कम तापमान की जरूरत होती है वो क्या होता है, शॉर्ट डे। मैच्योरिटी के टाइम कम ज्यादा दोनों में अगर वो मैच्योर हो जा रही है तो क्या होगा आपका, डे न्यूट्रल। तो गेहूं कब मैच्योर होता है, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में टेंपरेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है नहीं, ज्यादा होता है, इस वजह से इसको लॉन्ग डे कहेंगे। तो गेहूं आपका लॉन्ग डे हुआ, रबी सीजन की एक क्रॉप है। तो कहने का मतलब रबी सीजन की सारी क्रॉपें क्या होती हैं, लॉन्ग डे होती हैं, ठीक है।
बस पोटैटो को छोड़कर। देखिए पोटैटो आता है लॉन्ग डे में, लेकिन खेती जो करते हो किसमें करते हैं, शॉर्ट डे में करते हैं। क्यों? क्योंकि सीड प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उसका ट्यूबर प्रोडक्शन करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पोटैटो है तो लॉन्ग डे, लेकिन पोटैटो की खेती, आलू की खेती करते हैं तो शॉर्ट डे में करते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और पूछा जाता गेहूं में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, आप जानते हो कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ स्वपरागण। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन पाई जाती है, वो कंडीशन का नाम क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक क्लिस्टोगैमी कंडीशन होती है, एक कैज़्मोगैमी कंडीशन होती है। तो कैज़्मो या चैज़्मोगैमी कंडीशन किसमें पाई जाती है, राइस धान में, और क्लिस्टोगैमी कंडीशन किसमें पाई जाती है, व्हीट गेहूं में। क्लिस्टोगैमी कंडीशन होती क्या है, मतलब पॉलिनेशन होने के बाद, क्योंकि एक घर है, ठीक है, घर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। जब दोनों अंदर होंगे गेट खुलेगा नहीं, मतलब फ्लावर ओपन नहीं होगा। तो जब एक ही में दोनों हैं तो कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कंडीशन। कैज़्मोगैमी कंडीशन क्या होती है, जिसमें पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन हो जाए, उसको क्या कहेंगे, कैज़्मोगैमी कंडीशन कहेंगे। तो गेहूं में सेल्फ पॉलिनेटेड पाया होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्लिस्टोगैमी कंडीशन होती है। ठीक है, उसके फ्लावर आप कभी देखे नहीं होंगे। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते, वो अंदर ही रहते हैं, तो इसी वजह से। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। गेहूं कैसा प्लांट है, C3 प्लांट है। कहोगे C3 क्या होता है, C3 C4 या कैंप प्लांट, ये 3 होते हैं। C3 समझिएगा, C3 फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण 2 टाइप के रिएक्शन में होती है, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। अगर जहां पे डार्क रिएक्शन में होगी वहां पे 3 साइकिल चलेगी, C3 साइकिल। जहां पे लाइट रिएक्शन होगी वहां पे C4 साइकिल चलेगी। तो गेहूं में कौन सी साइकिल चलती, C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। तो डार्क रिएक्शन में जब होगा तो प्लांट क्या करेगा, 3 कार्बन रिलीज करेगा। तो 3 कार्बन मतलब 3C, मतलब C3। तो 3 कार्बन रिलीज करता है, इसी वजह से इसको 3C साइकिल करते हैं। यहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या नाम है, PGA। ये भी पूछा जाता है, फास्फोग्लिसरीन एसिड। तो पूछा जाता है C3 साइकिल में कौन सा एलिमेंट बनता है, तो क्या कहोगे, PGA, फास्फोग्लिसरीन एसिड। तो यहां पे 3 कार्बन की 3 साइकिल बनती है, इसी वजह से क्या होता है आपका C3 साइकिल होता है। ठीक है, इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बात आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखते देखते बीच बीच में वीडियो को क्या करो, शेयर करो। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। तो देखिए जलवायु की बात करेंगे तो ठंडी सीजन में इसकी खेती करते हैं, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। तापमान की बात करेंगे, बुवाई के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपका 25 से 35 हो जाता है पकने के टाइम। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है C3 और लंबी अवधि वाला पौधा है। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सब चीजें आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अगले दिन लेके आऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपका सपोर्ट, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। अगर आप देंगे, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। बस आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगते हैं कि आप अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। स्टेटस जो वीडियो आपको मिल रहा देखने से पहले उसको शेयर कर दो, इतना आप करिए। और लाइक जरूर करिए, लाइक करने के बाद लास्ट में कमेंट भी जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको ऑफलाइन डेमो लेना है तो आप आइए 20 तारीख से सुबह 9 बजे। बाकी जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे हम आपको डेली वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना हूं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।